जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में कैसी न्यायपालिका है। इकहरी न्यायपालिका है, इकहरी न्यायपालिका, इकहरी। हालांकि केंद्र में, राज्य में, जिलों में अलग अलग न्यायपालिका हैं, फिर भी इसको इकहरी क्यों कहा जा रहा है अभी आप समझेंगे। तो देखिए, जो सबसे ऊपर की न्यायपालिका है क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके बाद कौन है? हाई कोर्ट। ये कहां पर है? राज्यों में। ये राज्यों में है, ठीक है। हाई कोर्ट राज्यों में है। और इसके बाद कौन आता है? लोअर कोर्ट। ये कहां पर है? लोअर कोर्ट जिलों में है, ठीक। ये लोअर कोर्ट जिलों में है, लोअर कोर्ट जिलों में है। अब ये लोअर कोर्ट जो जिलों में है, इसमें देखिए एक सिविल न्यायालय है। सिविल न्यायालय का मतलब सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय का मतलब जो न्यायालय जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे सुनते हैं वो सिविल न्यायालय कहलाते हैं। और फौजदारी न्यायालय जो मारपीट से संबंधित मुकदमे सुनते हैं वो फौजदारी न्यायालय कहलाते हैं। तो कोई भी मुकदमा अगर आप लोअर कोर्ट में हारे, फौजदारी हो या सिविल, तो ये कहां जाएगा? ये यहां हारे अगर, तो ये अंतिम निर्णय नहीं है। आप यहां हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो फौजदारी वाले मुकदमे तो यहीं तक समाप्त हो जाते हैं अगर मृत्युदंड ना हो। मृत्युदंड रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सामान्य मारपीट वाले मुकदमे यहीं तक फाइनल हो जाते हैं। लेकिन जमीन जायदाद वाले मुकदमे हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से भी मान लीजिए आप हार गए, तब भी न्याय की आस नहीं खत्म हुई, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अंतिम शरणदाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इसके निर्णय सभी भारत के सभी न्यायालयों पर या भारत क्षेत्र में सभी पर आबद्ध कर होंगे। निर्णय सभी पर आबद्ध कर, सभी पर आबद्ध कर होंगे। सभी को मानना पड़ेगा निर्णय। ये अनुच्छेद 141 में कहा गया है। इसमें अनुच्छेद 141 में कहा गया है। तो अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, इसको एक सारणी करके एक साथ दोनों को पढ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट बाद में, पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख लीजिए। तो ये देखिए, ये ऐसे हम बताते हैं। इधर हाई कोर्ट लिख देते हैं, हाई कोर्ट, और इधर सुप्रीम कोर्ट लिख देते हैं, ठीक। और इधर इस साइड में हेडिंग डाल देंगे, ठीक। अब देखिए, पहली चीज ये देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भाग 5 में है। अनुच्छेद
124 से 147 तक है। और हाई कोर्ट ये भाग 6 में है, अनुच्छेद 114 से लेकर के 214 ये था, 214 से लेकर 237 तक है। ठीक, भाग 6 में। अब चूंकि दोनों संस्थाएं हैं इसलिए पहली हेडिंग क्या होगी? गठन। पहली हेडिंग गठन। और दोनों का गठन कौन करेगी? दोनों का गठन संसद करेगी, संसद द्वारा। संसद द्वारा, यहां भी कौन? संसद द्वारा। संसद द्वारा गठन किया जाएगा। ठीक, द्वारा। तो संसद द्वारा गठन किया जाएगा। तो संसद ने गठन किया है तो यहां कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अब 34 हो गए, मतलब 33 + 1 एक मुख्य न्यायाधीश होगा ना। तो कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश। तो गठन का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसकी मुख्य शाखा कहाँ होगी, अन्य शाखाएं कहाँ होंगी, यही चीज। तो कुल 34 न्यायाधीश हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ कितने न्यायाधीश हैं इससे मतलब नहीं है। कुल संसद ने कितने हाई कोर्ट स्थापित किए हैं? 25 हाई कोर्ट। कुल 25 हाई कोर्ट, जिसमें इलाहाबाद सबसे बड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। इलाहाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा, इलाहाबाद सबसे बड़ा है। ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति देखेंगे। नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करेगा? दोनों जगह राष्ट्रपति करेगा। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। ये अनुच्छेद 124(2) में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति द्वारा। यहां देखिए, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता क्रम, मुख्य न्यायाधीश के लिए वरिष्ठता क्रम का पालन, वरिष्ठता क्रम का पालन करेगा। वरिष्ठता क्रम का पालन करेगा, का पालन। मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? वरिष्ठता क्रम का पालन करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति 5 सदस्यीय कोलेजियम की सलाह से, कोलेजियम की सलाह से। ठीक, 5 सदस्यीय कोलेजियम की सलाह से करेगा। क्लियर? 5 सदस्यीय कोलेजियम की सलाह से करेगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे कोलेजियम में। कोलेजियम का मतलब एक समूह। ठीक, तो राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 124(2) के अंतर करेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
वरिष्ठता में वरिष्ठता क्रम का पालन करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 5 सदस्यीय कोलेजियम की सलाह से होगी। यहां भी राष्ट्रपति करेगा, यहां भी राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 217 में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति करेगा। यहां देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम यहां भी रहेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम का पालन करेगा, वरिष्ठता क्रम। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम की सलाह, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम की सलाह, कोलेजियम की सलाह लेगा, कोलेजियम की सलाह। ठीक, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम की सलाह है। कोलेजियम ये 3 सदस्यीय होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 सदस्यीय कोलेजियम होगा। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। तो ये तो नियुक्ति की बात हो गई। अब नियुक्ति के बाद तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज योग्यताएं देखिए, योग्यताओं में क्या रहेगा? योग्यताएं वही भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सारी बातें रहेंगी। लेकिन आयु 65 से अधिक ना हो, आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं, 65 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब कम हो, अधिक ना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष अधिवक्ता होने का अनुभव हो, अधिवक्ता। ठीक, या 5 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश, या 5 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश, या पारंगत विधिवेत्ता, मतलब ला का कोई अच्छा जानकार हो राष्ट्रपति की नॉलेज में, तो वो उसे नियुक्त कर सकते हैं। तो ये 3 में से कोई योग्यता हो। यहां देखिए, यहां आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं, 62 वर्ष से अधिक नहीं, 62 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक, 62 वर्ष से अधिक नहीं। और क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष अधिवक्ता, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष अधिवक्ता, या 5 वर्ष न्यायिक पद पर रहा, 10 वर्ष किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, किसी न्यायिक पद पर रहा हो 10 वर्ष, या 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। यहां पारंगत विधिवेत्ता वाला प्रावधान नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो ये योग्यताएं हो गई। अब आगे देखते हैं। आगे अगली चीज ये है कि हटाया जाना या महाभियोग, देखते हैं। महाभियोग, हटाया जाना, ये तीसरी हेडिंग, चौथी थी। हटाया जाना
या महाभियोग या महाभियोग। अब देखिए कैसे हटाए जाते हैं ये। इनका महाभियोग अनुच्छेद 124(4) में है, 4 में। तो 124(4) में है, तो महाभियोग के लिए क्या है, किस आधार पर है, कब लगाया जाएगा महाभियोग, कब, ये साबित कदाचार और असमर्थता पर, साबित कदाचार और असमर्थता पर। ठीक, अगर भ्रष्ट हो गए हैं या अपने काम करने में असमर्थ हैं, मतलब मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, तो इन पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। अब देखिए महाभियोग जो लगाया जाएगा ये कौन लाएगा, संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन लाएगा। कौन लाएगा, कौन लाएगा, कोई सदन, कोई सदन लाएगा। अगर लोकसभा लाएगी तो 100 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी होगी, राज्यसभा लाएगी तो 50 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी होगी। तो कोई जरूरी नहीं है। कौन जांच करेगा, जांच कौन करेगा, जांच कौन करेगा, जांच कौन, ये 3 सदस्यीय टीम इस महाभियोग की जांच करेगी। ठीक, इस टीम में मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब दूसरा जो मेंबर होगा किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा एक कानून का जानकार। ये 3 सदस्यीय टीम महाभियोग की जांच करेगी। और पारित, अब जांच सही पाई गई तो अब संसद के दोनों सदनों को यह प्रस्ताव पारित करना होगा। पारित बहुमत कितना होगा, पारित बहुमत, कितने बहुमत से पारित करना होगा बहुमत। तो अगर दोनों सदन उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति हटा देगा। तो यहां केवल लिख लीजिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति हटा देगा। ठीक, राष्ट्रपति हटा देगा। ये 124 में है महाभियोग कब लगेगा, साबित कदाचार और असमर्थता पर। कौन लगाएगा, कोई सदन लगा सकता है। जांच कौन करेगा महाभियोग प्रस्ताव की, 3 सदस्यीय टीम करेगी, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कानून का जानकार होगा। अब अगर महाभियोग सही पाया जाता है, आरोप सही पाया जाता है, तो संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे, राष्ट्रपति हटा देगा। इनकी देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है, केवल अनुच्छेद बदला है। अनुच्छेद कितने में, 217 में, वही नियुक्ति वाले में।
और महाभियोग प्रस्ताव क्या होगा? सेम सेम, ये सेम होगा, सेम। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, सेम होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट में है वैसा हाई कोर्ट में है। क्लियर? याद करना है अनुच्छेद उसमें 124(4) है और इसमें कितना है? इसमें 217 है। तो ये तो आपका महाभियोग हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, चौथा पांचवा पॉइंट, इन लोगों का शपथ देख लीजिए, शपथ दिलवा दीजिए, शपथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति द्वारा। और इनको कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा। देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाए। वेतन दिलाइए, छठा, वेतन दिलाइए इन लोगों को, वेतन। वेतन देखिए, वेतन ये मुख्य न्यायाधीश कितना पाएंगे? मुख्य न्यायाधीश ये 2,80,000, 2,80,000 पाएंगे। ऐसे कंफ्यूजन होगा, तो 2,80,000 पाएंगे, 2,80,000। अन्य कितना पाएंगे? अन्य 2,00,000 कितना? 50,000। और इनका वेतन जो है कहाँ होगा? संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित। और संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब हमने बता दिया था क्या, कि इसमें इनके पदावधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती वेतन में, और इनका वेतन संसद की मर्जी पर आधारित नहीं है। वेतन यहां इनमें देखिए, इनका वेतन कैसे होगा? मुख्य न्यायाधीश अन्य। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही वेतन पाएंगे, मतलब 2,00,000 कितना? 50,000। और ये कितना पाएंगे? 2,25,000। क्लियर? वेतन किस पर भारित होगा? राज्य की संचित, वहां केंद्र की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित, निधि पर भारित। लेकिन पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेंशन कहां होगी? पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित, केंद्र की संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित, निधि पर भारित, केंद्र की संचित निधि पर भारित। ठीक, पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित और पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित। ये वेतन भी क्लियर हो गया, तो सारी चीजें इन लोगों की क्लियर हो गई। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में, अधिकारिताओं के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट में इन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश, ये 127 में है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर, ये राष्ट्रपति की सलाह पर होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर क्लियर। और ये नियुक्ति जो है ये कोरम पूरा करने के लिए की जाएगी, कोरम पूरा करने के लिए कोरम पूरा करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट पीठों के माध्यम से जजमेंट करता है। जैसे पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तो 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, 11 रहते हैं, 13 रहते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 40-50 पीठें गठित हो गई, तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाएगी। ऐसे में कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। तो ये अस्थायी नियुक्ति होगी, ठीक है। ये अस्थायी नियुक्ति नहीं होती, अस्थायी नियुक्ति होती है। किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। यहां देखिए, यहां क्या है, यहां तदर्थ न्यायाधीश नहीं बोला जाता है, यहां अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। वहां जो नियुक्त होता है वो तदर्थ न्यायाधीश, यहां अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। ये 224 में है, 224 में राष्ट्रपति करेगा, ये राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए। तो ये कोरम पूरा करने के लिए नहीं होती, ये लंबित कार्य करने के लिए, लंबित कार्य का मतलब कि हाई कोर्ट में जब ज्यादा मुकदमे आ जाते हैं तो उन मुकदमों के निपटारे के लिए 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और कभी कभी इसको जो जुगाड़ू न्यायाधीश होते हैं उनको अस्थायी भी बना दिया जाता है। तो ये अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई और यहां तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जहां तक बात है तो वो तो राष्ट्रपति करेगा, ये अंडरस्टूड है, आप उसको समझ सकते हैं। देखिए शक्तियों के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। शक्तियां, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, शक्तियां देख लीजिए, शक्तियां या अधिकारिताएं कह सकते हैं। तो शक्तियों में पहली जो अधिकारिता है, पहली अधिकारिता आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक या मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, ठीक है। तो आरंभिक अधिकारिता का मतलब ऐसे मुकदमे जिसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे, ठीक। तो ऐसे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट फाइल किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ही उनकी सुनवाई करे, आरंभिक अधिकारिता वाले मुकदमे कहलाते हैं, ठीक।
हाई कोर्ट के संबंध में आरंभिक अधिकारिता क्या होगी? ऐसे मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट जाएं और जिनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट ही करे। तो आरंभिक अधिकारिता देखिए सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 131 में है, अनुच्छेद 131 में और ये आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में जो है वो परिसंघीय विवादों के संबंध में है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्य के बीच विवाद। केंद्र राज्य विवाद या राज्यों के बीच विवाद होने पर, राज्यों के बीच विवाद होने पर, मुकदमे सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, आरंभिक अधिकारिता यही है, मुकदमे सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही आरंभिक अधिकारिता है। ये क्लियर हुआ कि वैसे भी अंडरस्टूड है कि जब दो राज्यों के बीच, एमपी यूपी के बीच विवाद हो गया तो मुकदमा तो लखनऊ हाई कोर्ट जाएगा नहीं या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा नहीं, सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो राज्य के बीच विवाद हो जाए या केंद्र राज्य के बीच विवाद हो जाए तो मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन अगर दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाए, नदी जल विवाद, इसका अपवाद होगा, नदी जल विवाद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, नदी जल विवाद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां आरंभिक अधिकारिता हाई कोर्ट, तो ये तो मझला बच्चा है, तो हमेशा आरंभिक अधिकारिता किसको होगी? या तो बड़े को होगी या तो छोटे को होगी। घर में कोई भी चीज आएगी तो लाइन या तो छोटे से शुरू होगी या तो बड़े से शुरू होगी, मझले तो कुछ न पाएंगे। ठीक है, तो इनकी आरंभिक अधिकारिता लगभग 0 है। मुकदमा, कोई भी मुकदमा सीधे हाई कोर्ट बहुत कम जाता है, तो आरंभिक अधिकारिता लगभग 0। आरंभिक अधिकारिता 0, अधिकारिता लगभग 0, पूरा 0 नहीं है, लगभग है, लगभग 0। ठीक है, तो ये आरंभिक अधिकारिता की बात हो गई। अब दूसरा आइए अपीली अधिकारिता के बारे में बताते हैं। दूसरी हेडिंग है अपीली अधिकारिता। अपीली अधिकारिता का मतलब, जैसे आप लोअर कोर्ट में मुकदमा हारे तो कहां अपील करेंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो वही अपीली अधिकारिता है। ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो अपीली अधिकारिता है, ये 100 अनुच्छेद 132 और 134 का, 132 और 134 का अनुच्छेद यही है। तो हाई कोर्ट से कोई मुकदमा हारे, चाहे वो संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उसमें संवैधानिक मामला हो, संवैधानिक अपील, या सिविल
हो तो सिविल अपील, सिविल का मतलब जमीन जायदाद का मुकदमा हारे, सिविल मामले में अपील, मामले में अपील, में अपील, ठीक। या फौजदारी हो, दांडिक अपील, दांडिक अपील। और दांडिक अपील तभी होगी जब मृत्युदंड हो जाए, जैसे लोअर कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया हो, हाई कोर्ट ने माफ कर दिया हो, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। या हाई लोअर कोर्ट ने किसी को माफ कर दिया, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संवैधानिक, सिविल और दांडिक तीनों मामलों में अपील हो सकती है, ठीक। और देखिए इस अपीली अधिकारिता से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करेगा। भाई क्या कारण है, ये देखिए क्या कारण है कि हाई कोर्ट ने इस तरह से निर्णय दिया, तो संविधान का कौन सा प्रश्न इसमें निहित है। तो एक तरह से अपीली अधिकार से संविधान की व्याख्या की जाती है। एक विशेष अपील भी है, विशेष अपील, ये भी देख लीजिए। विशेष अपील ये 136 में है, 136 में है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी न्यायालय में, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उस मुकदमे को सीधे अपने पास अपील के लिए मांगा लेगा, तो इसी को विशेष अपील कहते हैं। वैसे अपील क्या होनी चाहिए, चैनल के थ्रू, कि लोअर कोर्ट से हारे तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सीधे मुकदमा अपने पास मंगा लेगा, इसी को विशेष अपील कहेंगे। ये विशेष अपील 136 में है। ये विवेकाधीन अधिकारिता है, इसमें कोई चैनल नहीं है, विवेकाधीन अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता। ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन अधिकारिता है, ठीक। तो ये अपीली अधिकारिता हो गई अनुच्छेद 132, 134 का। यही केवल अनुच्छेद याद करते रहिए, कर लीजिए, और कोई मतलब नहीं है। इनकी अपील देखिए, ये लोअर कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील हो सकती है। लोअर कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध, निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील हो सकती है। तो मुख्य रूप से अपीली न्यायालय, मुख्य रूप से हाई कोर्ट अपीली न्यायालय ही है, बीच का न्यायालय है, तो अपीली न्यायालय है, ठीक है। तो ये तो अपीली अधिकारिता हो गई। अपीली अधिकारिता के बाद अगली अधिकारिता आइए, अगली अधिकारिता हो जाएगी इसको अगली अधिकारिता, तीसरी अधिकारिता, तीसरी अभिलेखी अधिकारिता, अभिलेखी अधिकारिता, अभिलेखी अधिकारिता, अधिकारिता। अभिलेखी अधिकारिता का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का साक्ष्य महत्व होता है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कोई निर्णय दिया है और वैसा ही कोई मामला किसी हाई कोर्ट में है, तो आपका वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और कह सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामले में ऐसा निर्णय दिया था, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी ऐसा निर्णय दीजिए। तो अभिलेखी अधिकारिता का मतलब साक्ष्य महत्व। और दूसरा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का कोई उल्लंघन करता है तो वह दंडित कर सकता है। तो अभिलेखी अधिकारिता इसकी 129 में है। तो इसमें दो चीज होगा, निर्णयों का साक्ष्य महत्व, निर्णयों का साक्ष्य महत्व, साक्ष्य महत्व, और दूसरा
अवमानना के लिए दंड, इसका मतलब ही होता है अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट दंड दे सकता है, के लिए दंड। तो अवमानना के लिए दंड दे सकता है, इसके निर्णयों का साक्ष्य महत्व होता है। इसको भी अभिलेखीय अधिकारिता है। ये अनुच्छेद 215 में है। सेम यही चीज है, अवमानना के लिए दंड और निर्णयों का साक्ष्य महत्व सेम ही है। तो दोनों न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी न्यायालय हो, इन ये दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगली चीज देखिए, अभिलेखीय अधिकारिता के बाद चौथी अधिकारिता सलाहकारी अधिकारिता। तो ये अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143 143। ये गिनती आपको बड़ी पसंद है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर राष्ट्रपति किसी मामले में किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ का मतलब हाय मैं क्या करूं, तो ऐसी स्थिति में वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। और सलाह है का मतलब ही यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहे हम नहीं देंगे तो राष्ट्रपति फिर कुछ नहीं कर सकता, या सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति कहे कि हम आपकी सलाह को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। सलाह का मतलब ही है कि उसमें बाध्य करना हो। हम आपसे सलाह ले रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि हम आपकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। हमको अच्छी लगेगी तो मानेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं मानेंगे। और हाई कोर्ट के पास सलाहकारी अधिकारिता नहीं है, इनके पास नहीं है, ठीक, सलाहकारी अधिकारिता नहीं है। पांचवी चीज देखिए, और कौन अधिकारिता आती है? पांचवी, पुनर्समीक्षा की अधिकारिता। पुनर्समीक्षा की अधिकारिता, पुनर्समीक्षा की अधिकारिता ये किसमें है? ये 137 में, इनका अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 का मतलब यह है कि ये अपने पहले के निर्णय की समीक्षा करके बदल सकते हैं। तो पहले के निर्णय को बदल सकते हैं समीक्षा करके, पहले के निर्णय को बदलना, निर्णय को बदलना, ये बदल सकते हैं, बदलना, ठीक, पहले के निर्णय को बदल सकते हैं समीक्षा करके। इनके पास कटकुट कुछ नहीं, ठीक। अब अगला आइए, छठा, अधीक्षण की अधिकारिता, या ऐसा करिए रेट की अधिकारिता, रेट की अधिकारिता, रेट की अधिकारिता, रेट की अधिकारिता, रेट की अधिकारिता ये अलग स्पेशल अधिकारिता होती है। तो ये आगे पढ़ाएंगे कि केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ये सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है उपचार देने के लिए। जैसे सुने होंगे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह वगैरह। तो ये आगे हम पढ़ाएंगे, और ये भी रिट जारी कर सकते हैं। तो यहां केवल आपको इतना जानना है, मौलिक केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, अधिकारों का उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर
5 रेट जारी करेंगे, 5 रेट जारी करेंगे ये हैं। और ये किसमें है? अनुच्छेद 32। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको उपचार देने के लिए 5 रेट जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। ये आदेश आपको आगे वाले क्लास में पढ़ाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। ये मौलिक और विधिक, मौलिक और कानूनी, मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों के उल्लंघन पर रेट, अधिकारों के उल्लंघन पर रेट, उल्लंघन पर रेट, उल्लंघन पर रेट, रेट, इनकी रेट अनुच्छेद 226 में है, 226 में है। इसका मतलब हाई कोर्ट की रेट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। केवल ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी करेंगे, ये मौलिक और कानूनी दोनों तरह के अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी करेंगे। एकाध अधिकारिता और है। अब आइए अधीक्षण की अधिकारिता। अधीक्षण की अधिकारिता, अधीक्षण की अधिकारिता, अधीक्षण की अधिकारिता। अधीक्षण का मतलब वही सुपरविजन की अधिकारिता, सुपरविजन मतलब देख रेख, अधिकारिता। इनका तो कटकोट है, इनके पास नहीं है। ये लोअर कोर्ट की कार्रवाइयों का अधीक्षण करते हैं, मतलब सुपरविजन करते हैं। कहां लोअर कोर्ट गलती कर रहा है तो उसको आदेश निर्देश देते हैं। तो लोअर कोर्ट की कार्रवाइयों का, लोअर कोर्ट की कार्रवाइयों का अधीक्षण, कार्रवाइयों का अधीक्षण, का अधीक्षण करेंगे। ठीक है, अधीक्षण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 में अधीक्षण करेंगे। ठीक, अगला है नियंत्रण की अधिकारिता। नियंत्रण की अधिकारिता, की अधिकारिता तो इनके पास तो नहीं है। ये लोअर कोर्ट पर नियंत्रण करेंगे, जैसे लोअर कोर्ट के कर्मचारियों का वेतन, छुट्टी वगैरह पर हो गए, छुट्टी, स्थानांतरण, इन सब पर नियंत्रण होगा। लोअर कोर्ट पर नियंत्रण, लोअर कोर्ट पर नियंत्रण, पर नियंत्रण, पर नियंत्रण। ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 235 में है, अनुच्छेद 235 में है लोअर कोर्ट पर नियंत्रण। ठीक, तो इसका मतलब अधीक्षण की अधिकारिता, नियंत्रण की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिताएं रहीं। अब इसमें छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे रेट अधिकारिता, तो वहां 5 रेटें आपको बताएंगे। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ये अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज हम ऐसे आपको पढ़ा दिए दोनों एक साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।